कभी कभी तारीख के बड़े वाक़यात किसी बड़े महल, ताकतवर फौज या हुकूमती दफ्तर से शुरू नहीं होते, बल्कि एक आम से घर में पैदा होने वाले एक ऐसे बच्चे से शुरू होते हैं जिसके बारे में इस वक्त किसी को अंदाज़ा भी नहीं होता कि एक दिन इसका नाम पूरी दुनिया में पहचाना जाएगा। वो 1936 में बरतानवी हिंदुस्तान के शहर भोपाल में पैदा हुए। तक़िस्मुन हिंद के बाद 1952 में उनका ख़ानदान पाकिस्तान मुंतकिल हो गया। पाकिस्तान आने के बाद उन्होंने कराची यूनिवर्सिटी से मेटलर्जी की तालीम हासिल की, लेकिन उनका सफ़र यही ख़त्म नहीं हुआ। इल्म हासिल करने की लगन उन्हें यूरोप ले गई, जहां उन्होंने जर्मनी, नीदरलैंड्स और बेल्जियम में आला तालीम हासिल की और 1972 में मेटालर्जिकल इंजीनियरिंग में डॉक्टरेट मुकम्मल की। लेकिन डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की जिंदगी का असल मोड़ अभी आना बाकी था। 1970 की दहाई में वो नीदरलैंड्स में एक ऐसे इदारे से वाबस्ता हुए जो यूरोपी जोहरी ईंधन के प्रोग्राम से मुंसलिक था। यहाँ उन्हें यूरेनियम अफजूदगी और गैस सेंट्रीफ्यूज टेक्नोलॉजी के बारे में इंतहाई अहम मालूमात तक रसाई हासिल हुई। फिर 1974 में भारत ने अपना एटमी तजर्बा किया। ये खबर पाकिस्तान के लिए सिर्फ एक खबर नहीं थी, ये एक ऐसे मुल्क के लिए खतरे की घंटी थी जो पहले ही जंगों और सियासी बहरानों से गुजर चुका था। इसी माहौल में अब्दुल कदीर खान ने पाकिस्तान की क़ियादत से राब्ता किया और अपनी खिदमात पेश की। एक तरफ उनके सामने एक महफूज और कामयाब यूरोपी जिंदगी थी और दूसरी तरफ एक ऐसे मिशन का रास्ता था जिसमें नाकामी, आलमी दबाव और खतरात सब कुछ शामिल था। और फिर उन्होंने पाकिस्तान वापस आने का फैसला किया। यहीं से शुरू होती है पाकिस्तान के एटमी सफ़र की सबसे दिलचस्प कहानी। 1974 के बाद पाकिस्तान के लिए एटमी ताकत का हुसूल महज साइंसी ख्वाहिश नहीं रहा था, बल्कि कौमी सलामती का मसला बन चुका था। अब्दुल कदीर खान ने पाकिस्तान की क़ियादत को ये यकीन दिलाने की कोशिश की कि यूरेनियम अफजूदगी के रास्ते से पाकिस्तान अपने एटमी प्रोग्राम को आगे बढ़ा सकता है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो पहले ही पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को आगे बढ़ाने का फैसला कर चुके थे और इसी दौरान डॉक्टर खान की पाकिस्तान के लिए खिदमात का रास्ता खुला। लेकिन यहाँ एक अहम बात समझना ज़रूरी है। अरखनसर फितबरंद लिर्ज सिनर अस्तान वसनाइह। नीदरलैंड्स में काम के दौरान उन्हें सेंट्रीफ्यूज टेक्नोलॉजी से मुताल्लिक हसास मालूमात तक रसाई हासिल हुई। बाद में उन पर ये इल्ज़ाम और मुकदमात भी बने कि उन्होंने हसास डिज़ाइन और मालूमात नकल की। 1975 में वो पाकिस्तान वापस आए और उनके साथ सेंट्रीफ्यूज डिज़ाइंस और सप्लायर्स से मुताल्लिक मालूमात भी पाकिस्तान पहुंची। फसिलु मामूल नता। एक तरफ यूरोप में उनका मुस्तकबिल था, दूसरी तरफ पाकिस्तान का वो प्रोग्राम जिसे दुनिया की ताकतवर रियासतें रोकने की कोशिश कर सकती थीं। पाकिस्तान पहुंचने के बाद इब्तिदा में उन्होंने पाकिस्तान अटामिक एनर्जी कमीशन के साथ काम किया, लेकिन जल्द ही इख्तिलाफात पैदा हुए। फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हिमायत से 1976 में एक अलग इदारा कायम किया गया जिसे इंजीनियरिंग रिसर्च लैबोरेटरीज कहा गया, और यही इदारा आगे चलकर रिसर्च लैबोरेटरीज यानी के नाम से मशहूर हुआ। यहाँ से पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम में एक नया बाब शुरू हुआ। मक़सदुन वादिहता। पाकिस्तान को ऐसी सलाहियत दीनी थी कि वो दूसरों के एटमी दबाव के सामने बेबस ना रहे। लन रासित आसान नता। टेक्नोलॉजी, पुर्जों, माहिरीन, पैसे, आलमी पाबंदियों और खुफिया निगरानी, हर तरफ रुकावटें थीं, मगर में काम जारी रहा। और फिर एक दिन वो मरहला आया जब पाकिस्तान ने यूरेनियम अफजूदगी की सलाहियत हासिल कर ली। अब पाकिस्तान सिर्फ एटमी प्रोग्राम की बात नहीं कर रहा था, पाकिस्तान हकीकत में एटमी ताकत बनने की तरफ बढ़ रहा था। पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम किसी एक शख्स की कहानी नहीं था, ये एक पूरे कौमी मंसूबे की दास्तान थी जिसमें साइंसदानों, इंजीनियर्स, इदारों और हुकूमती फैसलों ने अपना अपना किरदार अदा किया। लेकिन डॉक्टर अब्दुल कदीर खान इस सफ़र में एक इंतहाई नुमाया नाम बन गए, ख़ास तौर पर यूरेनियम अफजूदगी के प्रोग्राम की वजह से। 1970 की दहाई के आखिर तक पाकिस्तान ने यूरेनियम अफजूदगी के मैदान में अहम पेशरफ्त कर ली थी। में कायम प्रोग्राम ने पाकिस्तान को वो सलाहियत फराहम करना शुरू कर दी जिसकी इसे अपनी एटमी पॉलिसी के लिए ज़रूरत थी। लिन अस्तान रआलिम दिबाइम बिता। अमरीका और दीगर मगरबी ममालिक पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम पर नज़र रखे हुए थे। पाबंदियों और सिफारती दबाव का सामना भी करना पड़ा। फिर 1980 और 1990 की दहाइयाँ आए। पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम खामोशी से आगे बढ़ता रहा। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान मुल्क में एक कौमी हीरो की हैसियत इख्तियार करने लगे। लोग उन्हें पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम की अलामत समझने लगे। लेकिन इस पूरी कहानी में एक और किरदार भी बहुत अहम था, पाकिस्तान के वो दूसरे साइंसदान और इदारे जिन्होंने एटमी प्रोग्राम के मुख्तलिफ हिस्सों पर काम किया। इसलिए ये कहना ज़्यादा दुरुस्त है कि पाकिस्तान एटमी ताकत एक कौमी साइंसी मंसूबे के ज़रिए बना, जिसमें डॉक्टर खान का किरदार इंतहाई अहम था,
मगर वो वाहिद किरदार नहीं थे। رأى 1998 भारत ने एटमी धमाके किए और पाकिस्तान पर दुनिया भर की नज़रें जिम गईं। 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने चागी में एटमी तजर्बात किए। दुनिया ने पहली मर्तबा खिलकर देखा कि पाकिस्तान अब एटमी ताकत बन चुका है। मुल्क में जश्न का माहौल था और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का नाम पाकिस्तान के एटमी सफ़र के साथ हमेशा के लिए जड़ गया। लेकिन तारीख की सितम ज़रीफ़ी देखे। जिस शख्स को पाकिस्तान की एटमी ताकत की कामयाबी की अलामत समझा जाता था, कुछ ही बरस बाद वो खुद एक बड़े आलमी तनाज़े का मरकज़ बनने वाला था। 1998 के बाद डॉक्टर अब्दुल कदीर खान पाकिस्तान में एक कौमी हीरो की हैसियत से देखे जाते रहे। लेकिन 2000 की दहाई के आगाज़ में सूरत-ए-हाल अचानक बदल गई। बैन अल-अक़वामी सतह पर ये इल्ज़ामात सामने आने लगे कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के नेटवर्क ने हसास एटमी टेक्नोलॉजी और मालूमात दूसरे ममालिक तक मुंतकिल की। ईरान, लीबिया और शुमाली कोरिया के नाम इस मामले में सामने आए। ये मामला सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए इंतहाई संजीदा था, क्योंकि एटमी टेक्नोलॉजी की गैर कानूनी मुंतकिली आलमी सलामती के लिए बड़ा खतरा समझी जाती है। आईई की दस्तावेज़ात में भी खान के नेटवर्क से मुताल्लिक ईरान और लीबिया को सेंट्रीफ्यूज टेक्नोलॉजी की मुंतकिली के मामलात का जिक्र मिलता है। 2003 के बाद पाकिस्तान में तहकीकात शुरू हुईं। 2004 में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने सरकारी टेलीविजन पर एटमी टेक्नोलॉजी की मुंतकिली की जिम्मेदारी कबूल करते हुए मुआफ़ी मांगी। सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने उन्हें मुआफ़ी तो दे दी, लेकिन उनकी आज़ादी ख़त्म हो गई और उन्हें कई बरस तक घर में नज़रबंद रखा गया। 2009 में अदालत के ज़रिए उनकी तवील नज़रबंदी ख़त्म हुई। ये वो लम्हा था जब पाकिस्तान के कौमी हीरो की तस्वीर दो हिस्सों में तकसीम हो गई। एक तरफ वो शख्स था जिसे पाकिस्तानी अवाम ने एटमी ताकत के सफ़र का अहम मेमार समझा। दूसरी तरफ एक आलमी एटमी फैलाव का तनाज़ा था जिसने उनकी साख को शदीद नुकसान पहुंचाया। यहाँ एक सवाल आज भी बहस का मौजू है। क्या डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने ये सब कुछ अपनी मर्जी से किया? क्या वो किसी बड़े रियासती निज़ाम का हिस्सा थे? फिर उन्होंने एक ऐसे हसास नेटवर्क को अपनी हद से आगे बढ़ाया जिसके नताइज बाद में उनके लिए भी मुश्किलात का बाइस बने। إن سوالة رآج بمختلف آراء موجود. लेकिन एक हकीकत वाज़े है। 2004 के बाद डॉक्टर खान की जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। जिस शख्स का नाम कभी पाकिस्तान की एटमी ताकत की अलामत समझा जाता था, वो अपने ही घर में महदूद कर दिया गया। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की जिंदगी का आखिरी बाब शायद सबसे ज्यादा जज्बाती और मुतनाज़ा है। एक तरफ पाकिस्तान में लाखों लोग उन्हें ऐसा साइंसदान समझते रहे जिसने मुल्क को एक मजबूत दिफाई मकाम तक पहुंचाने में अहम किरदार अदा किया। दूसरी तरफ आलमी सतह पर उनका नाम एटमी टेक्नोलॉजी के फैलाव के एक बड़े स्कैंडल से जड़ गया। 2004 में उनकी सरकारी हैसियत खत्म हुई, उन्होंने टीवी पर एतराफ़ किया, मुआफ़ी मांगी और फिर उन्हें घर में नज़रबंद कर दिया गया। बाद के बरसों में अदालत ने उनकी नज़रबंदी ख़त्म कर दी, लेकिन उनकी ज़िंदगी पर रियासती निगरानी और पाबंदियों का साया मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुआ। यहाँ से सवाल सिर्फ ये नहीं रहता कि डॉक्टर खान ने पाकिस्तान के लिए क्या किया। असल सवाल ये भी बनता है कि पाकिस्तान ने डॉक्टर खान के साथ क्या किया। क्या रियासत ने एक कौमी हीरो को इसके आखिरी बरसों में वो इज्जत दी जिसका वो हकदार था? फिर एटमी फैलाव के आलमी तनाज़े की वजह से रियासत के लिए उनसे फासला रखना ज़रूरी हो गया था। इस सवाल का जवाब आसान नहीं, क्योंकि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की मीरास भी दो हिस्सों में बटी हुई है। एक तरफ वो साइंसदान हैं जिनका नाम पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम और के साथ हमेशा जड़ा रहेगा। दूसरी तरफ उन पर एटमी टेक्नोलॉजी की गैर कानूनी मुंतकली के संगीन इल्ज़ामात और उनका 2004 का एतराफ़ मौजूद है। 10 अक्टूबर 2021 को डॉक्टर अब्दुल कदीर खान इस्लामाबाद में इंतकाल कर गए। उनकी वफ़ात के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान में बहस शुरू हुई कि आखिर तारीख़ उन्हें किस नज़र से याद करेगी। शायद इस कहानी का सबसे बड़ा सबक यही है। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ना सिर्फ एक शख्स थे, बल्कि पाकिस्तान की तारीख़ का एक पूरा बाब थे। एक ऐसा बाब जिसमें हिजरत है, इल्म है, वतन की फ़िक्र है, एटमी ताकत बनने का ख्वाब है, आलमी दबाव है, कामयाबी है, तनाज़ा है और आखिर में एक ऐसा अंजाम भी है जिस पर आज तक बहस जारी है। تاريخ شائد أن ردر مش بحثرتار. लेकिन ये हकीकत अपनी जगह मौजूद है कि पाकिस्तान के एटमी सफ़र में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का नाम हमेशा नुमाया रहेगा।